सुधीर सर, आई एम फ्रॉम डीएससी डीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट, तो उसके ऑप्टिमाइजेशन की बात चली थी। ऑप्टिमाइजेशन मतलब आप मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं या मिनिमाइजेशन कर सकते हैं, तो जितने हैं। और ये बिल्कुल सिंपल है जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी। तो शायद मैं गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो मेरे बच्चों, सुधीर सर, आई एम फ्रॉम डीएससी डीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। मेरे बच्चों, जो एमएमई 3 यानी कि एडवांस एमएमई का जो हमारा कोर्स चल रहा है आपके साथ, आज मैं उसका नेक्स्ट क्लास आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। पिछली क्लास में मेरे बच्चों, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जब हम कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स मतलब हम दो वेरिएबल्स की बात कर रहे थे कि हमारा कोई फंक्शन होगा टू वेरिएबल्स का, एक्स और वाई का। हमने एग्जांपल भी लिया था कि हम यूटिलिटी फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं, कॉस्ट फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं, कोई हम अनदर फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट, तो उसके ऑप्टिमाइजेशन की बात चली थी। ऑप्टिमाइजेशन मतलब आप मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं या मिनिमाइजेशन कर सकते हैं, तो जिसको हम कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन भी कह रहे थे। तो उसी क्लास को मैं आगे बढ़ाते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलना चाहता हूं, जिसका नाम है टेंजेंसी कंडीशन या फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। इसको हम नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिमा भी कहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, आपसे पहले भी आपने ऐसा पढ़ा होगा कि ऑप्टिमाइजेशन में दो कंडीशंस होती हैं, एक नेसेसरी कंडीशन और एक सफिशिएंट कंडीशन। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि कुछ नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों कंडीशंस हो जाती हैं, तो वो भी हम क्लास के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो करने जा रहे हैं डिस्कस, वो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है। फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन भी कुछ लोग इसको बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे, और फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे, और फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट करता है ऑफ द टेंजेंट। दैट्स व्हाई हम इसको टेंजेंट कंडीशन भी कहते हैं। और ये बिल्कुल सिंपल है जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी। तो शायद मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी होगा कि ऑप्टिमा जब आपको मिलता है या जहां आपको ऑप्टिमा मिल सकता है, वहां पे जो स्लोप ऑफ द लेवल कर्व है वो स्लोप ऑफ द कंस्ट्रेंट्स के बराबर होना चाहिए। तो जो भी आपको फंक्शन दिया होगा जिसको ऑप्टिमाइज आपको करना है, उसका लेवल कर्व आप बना सकते हैं। उस लेवल कर्व का जो स्लोप होगा और जो कंस्ट्रेंट आपको दिया होगा gxy, उसका जो स्लोप होगा वो बराबर होना चाहिए। तो यहां उसी चीज को हमने बस एक्सटेंडेड तरीके से लिखा है। कैसे लिखा है? स्लोप ऑफ द लेवल कर्व। तो सबसे पहले थोड़ा सा हमने बच्चों को सिंपलीफाई तरीके से समझाने के लिए एक बात कही है कि मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है जिसको आपको ऑप्टिमाइज करना है, और वो फंक्शन है f ऑफ x, y। तो सबसे पहले क्या आपको पता है कि लेवल कर्व क्या होता है? यस सर, पता है। लेवल कर्व इज द कलेक्शन ऑफ x, y such that the function has value constant, suppose it constant be k। तो उसने कह दिया कि जब आप लेवल कर्व डिफाइन करोगे तो लेवल कर्व उस कलेक्शन ऑफ एक्स वाई को कहते हैं जिसपे फंक्शन की वैल्यू k होती है और k कोई भी कांस्टेंट के बराबर है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाउ वी डिफाइन द लेवल कर्व? लेवल कर्व इज नथिंग बट द लोकस ऑफ द पॉइंट और द कलेक्शन ऑफ x, y or the collection of the domain subset such that the function has a fixed value at level k. So that's why this is the name is level curve. अब अगर f of xy is equal to k के बराबर है, तो ये चीज शायद मैं पिछली क्लास में भी आपको बता चुका हूं। f of x क्या है? फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, जिसको मार्जिनल रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू x भी कहते हैं। और dx क्या है? टोटल चेंज इन x। सो f of x into dx क्या हो जाएगा? टोटल चेंज इन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x प्लस दिस इज व्हाट? टोटल चेंज इन y या टोटल चेंज इन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू y। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रही है, ये टोटल चेंज है फंक्शन के अंदर विद रेस्पेक्ट टू x एंड विद रेस्पेक्ट टू y। जब आप राइट हैंड साइड में टोटल चेंज करोगे तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? k, वो तो कांस्टेंट है। तो k के अंदर जो टोटल चेंज होगा वो किसके बराबर होगा? 0। ठीक है। ये पिछली क्लास में मैंने बताया भी था कि दिस इज नथिंग बट द वेरी फेमस यूलर थ्योरम या आयलर थ्योरम। तो इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करेंगे तो स्लोप ऑफ द लेवल कर्व आपको मिल जाएगा, और वो किसके बराबर आएगा? माइनस के f ऑफ x डिवाइडेड बाय माइनस के f ऑफ y। सिमिलरली मेरे बच्चों,
अगर आपको स्लोप निकालना है कंस्ट्रेंट कर्व का, तो कंस्ट्रेंट कर्व क्या था? g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी। क्योंकि यहां पे हम दो ही वेरिएबल ले रहे हैं, एक ही कंस्ट्रेंट ले रहे हैं इस यूनिट के अंदर या इस टॉपिक के अंदर, और इक्वालिटी कंस्ट्रेंट है, तो इक्वालिटी सी। जब आप इसका स्लोप निकालेंगे, अगेन टोटल चेंज इन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टोटल चेंज इन द राइट हैंड साइड, dy बाय dx निकालेंगे, स्लोप इसके बराबर आएगा। अब क्योंकि नेसेसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर ऑप्टिमा आपको मिलना है तो वहां पर स्लोप ऑफ द लेवल कर्व और स्लोप ऑफ द कंस्ट्रेंट बराबर होना चाहिए, तो आप इन दोनों चीजों को बराबर पुट करेंगे तो आपको एक ऐसा फॉर्मुलेशन मिल जाएगा। अब ये है क्या, गौर से अगर आप देखें तो दिस एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ वाई इज व्हाट, partial derivative of f with respect to y. This is what, gx is what, partial derivative of g with respect to x, gy partial derivative with respect to y. ठीक, अब इस कंडीशन, ये जो कंडीशन मैंने लिखी है 18.3, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन या फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन या फर्स्ट ऑर्डर टेंजेंसी कंडीशन, क्योंकि स्लोप जनरली टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये बिल्कुल मैंने सिंपल लिखा है, कुछ चीजें मैंने यहां पे डिफाइन भी करी हैं जो आपके सामने बोली है। क्या डिफाइन करी है कि एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई आर द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, dy बाय dx इज द स्लोप ऑफ द लेवल कर्व एट दिस पॉइंट। ये सब चीजें मैंने सिंपल फॉर्म में आपको जो है डिफाइन करके दी है। अब ये चीज मैं पिछली क्लास में भी आपके साथ डिस्कस कर चुका था, बस एक बार रिकॉल कराया है। अब दूसरा आता है कि ये जो चीज आपने हमें पढ़ाई, इसका इकोनॉमिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। बिल्कुल सेम रिपीट कर रहा हूं, बस इकोनॉमिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि जो फंक्शन हम ले रहे थे अब तक वो मैथमेटिकल फंक्शन थे, जो कंस्ट्रेंट हम अब तक ले रहे थे वो मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट थे, अब उनको हम इकोनॉमिकली कंसीडर करेंगे। तो इकोनॉमिकली के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम फंक्शन ले सकते हैं यूटिलिटी फंक्शन u ऑफ एक्स वाई। ऑब्वियसली बात है, अगर यूटिलिटी फंक्शन है तो उसको हमें मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो हम कंज्यूमर के बिहेवियर को डिस्कस करना चाहते हैं, इसलिए मैंने कह दिया कंसीडर द कंज्यूमर प्रॉब्लम, है ना, कंज्यूमर का बिहेवियर, कि उसने अपना यूटिलिटी फंक्शन दिया है एफ ऑफ या यू ऑफ एक्स वाई, जिसको वो मैक्सिमाइज करना चाहता है। बट ऑब्वियसली बात है, अगर वो यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहेगा तो उसके पास एक बजट कंस्ट्रेंट होगा। क्या बजट कंस्ट्रेंट है, पी ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस पी ऑफ वाई इंटू इक्वल टू एम। पी एक्स क्या है, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, पी वाई प्राइस ऑफ द वाई कमोडिटी, एंड एम जो है वो उसकी इनकम है। क्योंकि मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं कि इन द इकोनॉमिकल थ्योरी, मार्शेलियन और हिक्सन थ्योरी, द मोर इज बेटर, दैट्स वाई हम पूरा जो बजट है उसको कंज्यूम करते हैं, तो हमेशा इक्वालिटी कंस्ट्रेंट रहेगा। यहां पे मैंने लिख दिया कि मैथमेटिकली जिसको आप एफ ऑफ एक्स कह रहे थे वो यू एफ एक्स है, और कंस्ट्रेंट जिसको आप जी ऑफ एक्स वाई कह रहे थे वो पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई है। सो अगेन जो पीछे हमने अभी बात करी थी नेसेसरी कंडीशन की, उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यू एक्स बाई यू वाई इज इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई। अब यू एक्स क्या होता है, यू एक्स होता है मार्जिनल यूटिलिटी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यू वाई क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी विद रेस्पेक्ट टू वाई, अगेन इज इक्वल टू प्राइस रेशो, एंड प्राइस रेशो क्या होता है, एमआरएस। तो इसका मतलब नेसेसरी कंडीशन क्या बनी किसी भी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की, कि एमआरएस ऑफ एक्स वाई इज नथिंग बट द रेशो ऑफ द marginal utility with respect to x and y, or the ratio of the marginal utility with respect to x and y is same as the price ratio of x and y. तो जो प्राइस है x का वो नोमिनेटर में रहेगा और जो y का प्राइस है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। उसी चीज को मेरे बच्चों एक बॉक्स में मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए सिंपली, कि भाई ux एम यू एक्स क्या है, एम वी वाई क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है ऑफ गुड एंड एक्स वाई की, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पता होगा। अब इन चीजों के बारे में ज्यादा मैं इसके लिए डिस्कस नहीं करता हूं क्योंकि ये समीर सर का काम है, इकोनॉमिक्स में वो उन्होंने डिस्कस किया होगा किसी भी सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में, या ऑब्वियसली बात है ये चीज आपने 12th क्लास में भी डिस्कस की होगी। अब ये तो था जो 18.1 मेरा जो सेक्शन चल रहा है उसका थ्योरेटिकल पोर्शन। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैंने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स को 2-3 कैटेगरी में रखा है, सिंपल एग्जाम्पल, फिर कुछ टिपिकल एग्जाम्पल, फिर कुछ हार्डर प्रॉब्लम, एंड देन पीवाईक्यू सॉल्यूशन। उसके बाद हम आपको असाइनमेंट देंगे और असाइनमेंट जब आप सोल्व करेंगे, अगर आपसे नहीं होते हैं तो वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूं 18.1, बिल्कुल सिंपल है। अब इकोनॉमिकल एग्जाम्पल लूंगा, ऑब्वियसली बात है। क्या कह रहा है मेरे बच्चों,
फाइंड द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो इसने एक अच्छी बात यह कह दी कि फाइंड करना है द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन, मतलब आपको सिर्फ वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। ओनली पॉसिबल है ना, जरूरी नहीं है वो ऑप्टिमाइज ही करे, बट वो पॉसिबिलिटी वहीं से होनी चाहिए। ये मतलब है कि वो सिर्फ उन पॉइंट्स को पूछना चाहता है जो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो फाइंड द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है इस यूटिलिटी फंक्शन को। तो यहां पे जो उसने यूटिलिटी फंक्शन लिया है बच्चों, वो क्या लिया है, एक्स इंटू वाई। ये तो कुछ भी हो सकता है, दो वेरिएबल्स का फंक्शन है एक्स और वाई का, जो आपका दिल करे वो लीजिए। अब अगर उसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में करना है तो कुछ फंक्शन सिंपल दे देगा। सिमिलरली कंस्ट्रेंट जो उसने लिया है वो कंस्ट्रेंट इक्वालिटी कंस्ट्रेंट है, और मेरे बच्चों वो एक लीनियर कंस्ट्रेंट है। ये बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को आइडेंटिफाई करता है। ठीक, अब वो कह रहा है कि आप इसको जरा सोल्व करिए, मैक्सिमाइज करिए। तो पहला क्वेश्चन है, तो मैंने थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करने की कोशिश करी है आपके सामने। वो कह रहा है कि हमारा जो जर्नल प्रॉब्लम होती है वो ये होती है, मैक्सिमाइज करते हैं इस फंक्शन को सब्जेक्ट टू दिस कंस्ट्रेंट। तो अगर मैं इस जर्नल प्रॉब्लम को कंपेयर करूं, अपनी प्रॉब्लम के साथ, तो फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स वाई बन रहा है, जो कंस्ट्रेंट है वो 2x प्लस वाई बन रहा है, और जो आपका सी है वो इनकम बन रही है m के बराबर। अब अगर ऐसा बन रहा है तो आपको नेसेसरी कंडीशन पे जाने के लिए ऑप्टिमाइजेशन की, आपको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन चाहिए, यानी कि इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, ऑब्वियसली y आएगा। फिर इसी फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो x आएगा। ठीक है, जब कंस्ट्रेंट की बारी आती है तो उस पर भी आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। तो जब इस कंस्ट्रेंट में आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आएगा। इसी कंस्ट्रेंट का जब आप y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा। और नेसेसरी कंडीशन क्या है, ये साइड में लिखी है नेसेसरी कंडीशन, अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था। जब ये कंडीशन यहां अप्लाई करेंगे तो ये एक कंडीशन ऐसे बन के आएगी, इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल। इसका मतलब आप शायद ये कहना चाहते हैं कि जिस फंक्शन को आप, या जिस यूटिलिटी फंक्शन को आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट, अगर वो किसी पॉइंट पर ऑप्टिमाइज होगा, मैक्सिमाइज होगा, तो कन्फर्म वहां पर नेसेसरली जो y का रेशो होगा वो 2 टाइम्स होगा x के रेशो से। मतलब अगर आप y बाई एक्स करेंगे तो 2 के बराबर बनेगा कन्फर्म। अब वो पॉइंट कौन सा बनेगा इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतनी गारंटी है कि जिस पॉइंट पर भी ऑप्टिमा आप बनाएंगे या बनेगा, मैक्सिमा बनाएंगे या बनेगा, उस पर x और y का जो रेशो है वो इस नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन मैंने बनाई है। अब सवाल ये आता है कि चलो सर, ये तो आपने रेशो बता दिया कि अगर ऑप्टिमा बनना है किसी पॉइंट पर तो नेसेसरली ऐसा होगा। चलिए, लेकिन क्या हम वो पॉइंट निकाल सकते हैं? बेटा बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर ये पॉइंट ऑप्टिमा आपको देगा तो ये पॉइंट टेंजेंट पॉइंट भी होना चाहिए। मतलब जो आप अभी तक मुझे कह रहे थे कि नेसेसरी कंडीशन वहां पर बनेगी जहां पर स्लोप ऑफ द लेवल कर्व और स्लोप ऑफ द कंस्ट्रेंट बराबर होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जहां पर वो दोनों स्लोप बराबर हो रहे हैं वो पॉइंट ऑफ टेंजेंट भी होना चाहिए, क्योंकि वो टच भी करना चाहिए। टच करेगा तभी तो कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होगा। और अगर ये टच करेगा तो मेरे बच्चों, ये जो रिलेशनशिप आपका आया ये आपके बजट कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियसली तभी टच करेगा। तो अगर ये बजट कंस्ट्रेंट को टच करेगा तो आप y की वैल्यू इस इक्वेशन में जैसे ही डालेंगे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी m/4, और जैसे ही आप x की वैल्यू यहां पर डालेंगे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी m/2। m क्या है? आपका इनकम। तो मेरे बच्चों, आपको ऑप्टिमम वैल्यू मिल गई x स्टार विच इज द ऑप्टिमम कंजम्पशन ऑफ x विच इज m/4, and y star which is optimum consumption of y which is m/2 is the only possible solution। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, अभी इस पॉइंट पे मैक्सिमा ही मिलेगा इस बात का जिक्र मैंने नहीं किया है। अब क्योंकि वो पूछ ही मैक्सिमा रहा है
और मेरा एक ही पॉइंट नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम ये कह देंगे कि सर देखो जो भी होगा अब वो इसी पे होगा, समझ गए। लेकिन इन जर्नल, इन मैथमेटिक्स जरूरी नहीं है कि ये हमें मैक्सिमा ही दे। सर वो कैसे पता लगेगा कि ये हमें मैक्सिमा ही देगा? बेटा जब हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑप्टिमा पढ़ेंगे तब डिसाइड कर पाएंगे कि जो यूनिक सॉल्यूशन आया है आपका ये मैक्सिमा देगा या ये मिनिमा देगा। अब क्योंकि उसने यहां पे कह रखा था कि आप ओनली द पॉसिबल सॉल्यूशन लगा लिए जो मैक्सिमाइज इसको करेगा, तो मुझे सफिशिएंट कंडीशन को सेटिस्फाई कराने की जरूरत नहीं है। बट इन फ्यूचर अगर वो ये ना कहता कि भाई आप इसको मैक्सिमाइज ही कराइए, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस पॉइंट पे जिस पे नेसेसरली ऑप्टिमा होगा मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, ये मुझे बता दीजिए। तो फिर ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता था कि सुधीर सर अब हम यहां पे कैसे करें। चलिए कोई बात नहीं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल 18.2 कंज्यूमर डिमांड प्रॉब्लम। अगेन सेम प्रॉब्लम, बस कुछ कुछ बातें इधर उधर रही होंगी। अब ये जो मैंने सवाल लिया है बेटा, ये एक बहुत फेमस इन जर्नल प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स का। आपने हो सकता है शायद माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा भी हो। इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं जिसका नाम है कोब डगलस यूटिलिटी फंक्शन। तो कोब डगलस यूटिलिटी फंक्शन जो होता है, या जो कोब डगलस फंक्शन होता है, वो कुछ इस फॉर्मेट का होता है। एक्स टू द पावर अल्फा, वाई टू द पावर बीटा। अल्फा और बीटा जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। कभी कभी ये दोनों लाइज बिटवीन 0 to 1 हो जाते हैं, कभी कभी 1 से बड़े भी हो जाते हैं, कभी कभी लाइज बिटवीन 0 to 1 हो जाते हैं और इनका सम 1 के बराबर हो जाता है। डजंट मैटर। फिलहाल मैंने यहां पर अल्फा और बीटा पर कोई कंडीशन नहीं लगाई है, मैंने एक जर्नल कोब डगलस फंक्शन लिया है। अब क्योंकि मैं कंज्यूमर की बात कर रहा हूं तो मैं इसको कोब डगलस यूटिलिटी फंक्शन नाम देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है ये यूटिलिटी फंक्शन है तो आप इसको मैक्सिमाइज ही करेंगे। चलो कर दिया। अब अगर आप यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे और आप एक रेशनल कंज्यूमर हैं तो आपका बजट भी होगा। तो बजट भी मैंने इन जर्नल ले लिया। हो सकता है वो एग्जाम में कुछ पर्टिकुलर कर दे चीजें, जैसे सपोज कह दे एक्स स्क्वायर इंटू वाई की क्यूब, बिल्कुल पॉसिबल है। और यहां पे कह दे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा। लेकिन हम इन जनरल बात कर रहे हैं। अब अगर इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है विद रेस्पेक्ट टू दिस कंस्ट्रेंट जो आपके नीचे लिखा हुआ है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, है ना। तो फिर से वही मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन कर दिया कि अगर हम कंपैरिजन करें तो ऑप्टिमम फंक्शन है ये जिसको ऑप्टिमाइज करना है, और कंस्ट्रेंट आपको सामने ये दिया गया है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है? पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे इस फंक्शन का। तो अगर आप इस फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे पार्शियली, तो क्या मिलेगा? अल्फा एक्स टू दी पावर अल्फा माइनस 1 वाई टू दी पावर बीटा, ये लिख दिया, ठीक है बेटा। सिमिलरली अगर आप इसी फंक्शन का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो सिर्फ वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स टू दी पावर अल्फा तो वही रहेगा, और ये वाई टू दी पावर बीटा का जब वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली करेंगे तो क्या आ जाएगा? बीटा वाई टू दी पावर बीटा माइनस 1, वो लिख दिया। सिमिलरली इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो पी एक्स आएगा, इसका वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो पी वाई आएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन ये रही सामने लिखी हुई है आपके। जब वो अप्लाई करोगे तो एक ऐसा एक्सप्रेशन आपको बनता हुआ दिखाई देगा। कुछ टर्म कट जाएंगी, जैसे एक्स टू दी पावर अल्फा माइनस 1 इसको काटेगा तो नीचे एल एक्स बचेगा, ऊपर वाई बचेगा, ये बच गया जी, बिल्कुल सिंपल। इधर रेशो पी एक्स बाई पी वाई बच रहा है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू मिलती चली जाएगी। एक्स की वैल्यू मेरी एक्स स्टार आ गई विच इज दिस वन। इस एक्स स्टार की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वाई स्टार की वैल्यू आ गई। सिंपल है बिल्कुल। और ये इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट करना, उनकी वैल्यूज निकालना, ये सब स्टूडेंट का काम होता है और स्टूडेंट को ही करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें ही जाके लिखना है, एग्जाम में सुधीर सर नहीं लिखेंगे, ठीक है। हमारा काम होता है आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाना कि हम करना क्या चाहते हैं, कर क्या रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा, आपको ये पढ़ाया क्यों जा रहा है, या इसका इकोनॉमिकल इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है। तो मेरे बच्चों अब आप गौर से देखिए, एक्स स्टार की वैल्यू आ गई और वाई स्टार की वैल्यू आ गई। इस एक्स स्टार और वाई स्टार को हम ऑप्टिमम कंजम्पशन बंडल भी कहते हैं। ऑप्टिमम कंजम्पशन बंडल का मतलब है कि जो यूटिलिटी प्रेफरेंस आपको मैंने दिया था, यानी कि यूटिलिटी फंक्शन जो मैंने दिया था और जो बजट कंस्ट्रेंट मैंने आपको दिया है,
उसके रेस्पेक्ट में आप अगर एक्स स्टार इतना खरीदोगे, यानी कि एक्स इतना खरीदोगे और वाई इतना खरीदोगे, तो कंज्यूमर को मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी। अब क्योंकि यहां पर भी एक ही पॉइंट आया है, तो हमें डिस्कस करना चाहिए था कि इसी पे मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमा। तो अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंज्यूमर थ्योरी है, कंज्यूमर बिहेवियर है, तो कंज्यूमर ऑब्वियसली अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज ही करना चाहेगा। और प्रॉब्लम में मैंने लिखा भी है कि कंज्यूमर जो है वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहा है। बिल्कुल सिंपल मेरे बच्चों, कोई ऐसा टिपिकल नहीं है, ये हमने लिखा भी है। द सोल्यूशन इज वेरी सेंसेबल, द कंज्यूमर स्पेंड द फंक्शनल इतना ऑफ इनकम ऑन द फर्स्ट गुड एंड द फ्रैक्शन ऑफ दिस वन ऑन द सेकेंड गुड, ऐसा वो उसने बोला हुआ है। तो कोई ऐसा टिपिकल टास्क मुझे नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है बेटा। ये सब इंटरप्रिटेशन हमने लिखी है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए अब नीचे एक छोटी सी बात, वही समरी ऑफ द की रिजल्ट। मतलब ये होता है जब नोट्स बनाता है टीचर, तो उन नोट्सों को बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश करता है। बार बार कुछ चीजें हम नोट्स में इसलिए भी रिपीट करते हैं ताकि बार बार अगर बच्चा उसको रिवाइज करे, पढ़े, तो पिछले वाली चीजें और ज्यादा क्लियर होती चली जाती है। ओ वाओ, ये तो पढ़ा है मैंने, तो वो ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस आ गया बच्चे के अंदर। तो ऐसे आप इरिटेट मत हुआ करो, बस एक बार पढ़ते हुए चले जाते करो। तो समरी में क्या है कि भैया जर्नल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है, मैक्सिमाइज करते हैं किसी फंक्शन को किसी कंस्ट्रेंट के रेस्पेक्ट में, हम सिर्फ टू वेरिएबल वन इक्वेशन या वन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं। तो नेसेसरी कंडीशन आपको बता दी गई थी। फिर आपको कह दिया गया था कि कंज्यूमर प्रॉब्लम की अगर आप बात करें एन वेरिएबल्स की, तो एक कंस्ट्रेंट आपको मिलेगा, या टू वेरिएबल्स की तो भी एक कंस्ट्रेंट मिलेगा। तो क्या नेसेसरी कंडीशन होती है, द एमआरएस बिटवीन एक्स एंड वाई इज नथिंग बट द प्राइस रेशो, या मार्जिनल यूटिलिटी का रेशो इज इक्वल टू द प्राइस रेशो, जैसे मर्जी लिखिए। फिर हमने बोला था कि अब हम एक कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आपको पढ़ाएंगे इन जर्नल, और देखिए यहां पे मैंने लिख भी दिया कि अल्फा और बीटा बड़े होते हैं जीरो से, ये वन से भी बड़े हो सकते हैं, वन से छोटे भी हो सकते हैं, दोनों का सम वन से बड़ा वन से छोटा कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, है ना। और इस केस में बजर कंस्टेंट कुछ ऐसा होता है। फिर हमने एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा था, एक दूसरा एग्जाम्पल हमने सामने रखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल, है ना। आगे आता है कि इकोनॉमिक इंट्यूशन आपको देना चाह रहा हूं मैं। इकोनॉमिक इंट्यूशन मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। क्या है, द कंज्यूमर लाइज ऑन द बजट लाइन, ऑब्वियसली कंस्टेंट कर्व जिसको हम कहते हैं, या कंस्टेंट लाइन जिसको हम कहते हैं। क्यों, क्योंकि मोर इज बेटर की मेरे पास अजम्पशन होती है। क्या कर रहा है, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर यूटिलिटी। ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम है, बट फिर भी एज ए टीचर मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाने की कोशिश करी है इसमें, ठीक है बेटा। फिर वही क्विक रिवीजन है कि भाई आप क्या करते हैं, कंस्टेंट ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज का मतलब मैक्सिमा या मिनिमा, दो टाइप के कंस्टेंट, इक्वालिटी लेस देन इक्वल टू, कंज्यूमर प्रॉब्लम, यूटिलिटी मैक्सिमाइज, बिल्कुल सिंपल है। मतलब ऐसा कोई आप इन चीजों को एग्जाम टाइम में नहीं भी पढ़ेंगे काम चल जाएगा, लेकिन अभी एग्जाम टाइम नहीं है, शुरुआत है, तो बार बार अगर हम चीजों को रिपीट करते हैं तो अच्छा रहता है, ठीक है बेटा। चलिए अब हम यहां से कुछ कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस के बारे में बात करना चाहूंगा आपके साथ। मैंने क्या कहा, सोल्यूशन ऑफ द एंड सेक्शन प्रॉब्लम पार्ट वन। मतलब पार्ट वन मतलब ये मेरा जो टॉपिक है वो खत्म हो गया, एंड हो गया इसका। अब मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं। पार्ट वन से मेरा सेंस है कि कुछ आसान क्वेश्चन पहले हम डिस्कस करते हैं, जो डायरेक्ट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पार्ट टू आएगा, पार्ट थ्री आएगा, तो जैसे जैसे पार्ट आते चले जाएंगे आपका जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा टफ होता चला जाएगा। तो चलिए इस पार्ट में मैं क्या कर रहा हूं, मैक्सिमाइज कर रहा हूं किसी फंक्शन को। सिंपल फंक्शन है एक्स प्लस वाई, लेकिन इस बार जो कंस्ट्रेंट है वो थोड़ा सा टिपिकल है। क्या कंस्ट्रेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू वन। मतलब लीनियर कंस्ट्रेंट नहीं है, इक्वालिटी कंस्ट्रेंट है और एक कंस्ट्रेंट है। तो मैंने कभी भी थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन में आपको यह नहीं कहा कि मेरा जो कंस्ट्रेंट होगा वो लीनियर होगा। मैंने बोला कि एक कंस्ट्रेंट होगा, दो वेरिएबल का होगा और इक्वालिटी कंस्ट्रेंट होगा। तो दिस इज एन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट, और लीनियर नहीं है, बट लीनियर नहीं भी हो काम चलेगा, क्योंकि ये बताया जा चुका है कि जो कंस्ट्रेंट है वो लीनियर ही रहते हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। बिल्कुल सिंपल सी बात है ये। अब लेकिन कंडीशन तो वही रहेगी ना। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं तो फंक्शन मेरा ये है, और कंपैरिजन करूं तो मेरा कंस्ट्रेंट ये है। चलिए फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव वन, पार्शियल डेरिवेटिव वन, कंस्ट्रेंट का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 2x और y के रेस्पेक्ट में 1। नेसेसरी कंडीशन ये लिख दिया आपके सामने, और जैसे ही आपने इस चीज को फर्दर सोल्व किया आपके पास x की वैल्यू मिलने लगी। आ गया। अब इस x की वैल्यू को आप कंस्ट्रेंट में डाल सकते हैं। जैसे ही आप x की वैल्यू को कंस्ट्रेंट में डालेंगे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 3/3।
4। बस दोनों को पुट करो, एक्स स्टार इज 1/2, वाई स्टार इज 3/4। अगेन सिंगल पॉइंट आया है, तो वैसे तो मुझे डिस्कस करना चाहिए कि मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, लेकिन क्योंकि उसने बोल ही रखा है कि मैक्सिमाइज करिए, तो मुझे वो चीज चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ना बोला होता तो मैं चेक करता। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट का बी पार्ट करके। इस बार मैंने क्या कर दिया, प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर दिया, जो फंक्शन है उसको क्वाड्रेटिक कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट जो कंस्ट्रेंट है उसको मैंने लीनियर कर दिया। आराम से आप सोचिए, इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो फंक्शन को मैंने नॉन लीनियर कर दिया, कंस्ट्रेंट को मैंने लीनियर कर दिया। तो ठीक है, कंपेयर किया, फंक्शन ये बन रहा है हमारे पास, कंस्ट्रेंट ये बन रहा है। अगेन फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2y, कंस्ट्रेंट का पार्शियल डेरिवेटिव 1 और 2 मिल गया। नेसेसरी कंडीशन लगाई, एक कंडीशन मेरे पास ऐसे आ गई, x इज इक्वल टू y/2, मतलब जो x का रेशो है वो y से हाफ है, या जो y का रेशो है वो x से डबल है, जब भी आप ऑप्टिमाइजेशन करोगे। अब अगर ये ऐसा है तो ये अपने कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेगा, और अगर ये अपने कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेगा मेरे बच्चों, तो कंस्ट्रेंट में मैंने वैल्यू डाली और मैंने y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, विच इज नथिंग बट 8/5। अब 8/5 अगर मैं x में डालूं तो x की वैल्यू 4/5, तो दोनों वैल्यू मैंने आपके सामने लिख दी। x स्टार इज दिस वन एंड y स्टार इज दिस वन, इज द मिनिमम प्रॉब्लम। अब ऑब्वियसली बात है, एक ही सॉल्यूशन आ रहा था तो चेक करना चाहिए, लेकिन अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं आपको चेक करना कि मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा। लेकिन इस बार उसने सवाल में पूछ रखा है कि मिन करना है, तो फंक्शन मिन ही होता होगा, फिलहाल के लिए आप ऐसा मान लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। सॉल्यूशन है अब पार्ट 2 का। पार्ट 2 मतलब थोड़ा सा सिचुएशन और टफ मैं अब आपके सामने रखना चाहता हूं। तो कह रहा कि आप मैक्स और मिन करिए। अब देखिए प्रॉब्लम को थोड़ा गौर से समझिए। अब उसने मैक्स और मिन दोनों लिखा है। वो कह रहा है कि आप, मैं कह नहीं रहा हूं कि ये मैक्स होगा कि मिन होगा, वो तुम बताइएगा जरा। तो मिन और मैक्स करिए किस फंक्शन को, 3xy। तो ऑब्वियसली दिस इज नॉन लीनियर, सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का मतलब है कि हम नॉन लीनियर कंस्ट्रेंट ले रहे हैं, और जिस फंक्शन को हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं वो फंक्शन भी नॉन लीनियर है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो आप बस नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बताइए। तो सबसे पहले नेसेसरी बताइए। चलिए कंपेयर कर दिया जी। फंक्शन है 3xy, कंस्ट्रेंट आपके सामने लिखा है, कंडीशन क्या है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 3y बनेगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 3x बनेगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x बनेगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2y बनेगा। नेसेसरी कंडीशन लगाई, दिस वन, सारी वैल्यू पुट करी, सोल्व करा तो आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फर्दर सोल्व करा तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। अब तक जो वैल्यू आ रही थी वो y और x में डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा था, y इज इक्वल टू x/2, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू समथिंग। लेकिन इस बार जो रिलेशन है x और y के बीच में वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, मतलब अगर y की कोई वैल्यू होगी तो x उतनी ही वैल्यू लेगा, बट एक बार प्लस में लेगा और एक बार माइनस में लेगा। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो एक बार x और y के साइन सेम रहेंगे, एक बार x और y के साइन अपोजिट रहेंगे। या क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है तो आप ये कह दीजिए कि जब भी ऑप्टिमा निकलेगा वहां पर या तो x और y इक्वल होंगे विद मैग्नीट्यूड और साइन भी सेम होंगे, या फिर इक्वल होंगे विद मैग्नीट्यूड और साइन अपोजिट होंगे, ऐसे। क्योंकि नेसेसरी कंडीशन मेरी ये बन के आई। अब ऑब्वियसली बात है, ये तो नेसेसरी कंडीशन बन के आई, ये तो रेशो बन के आया कि या तो x और y बराबर होंगे, या तो x y का मैग्नीट्यूड बराबर होगा बट साइन अपोजिट होगा। लेकिन क्या आप इन नंबर्स को बता सकते हैं? नंबर्स को बताने के लिए इसको कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो अगर y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स है और कंस्ट्रेंट में डालूं तो कैसे डालूंगा, वो लिख भी दिया ना, यूज द कंस्ट्रेंट दिस वन। मतलब आगे आप चीजों को सोल्व करिए इस कंस्ट्रेंट को यूज करके। तो वो कह रहा कि इसमें दो केस है, क्या, या तो y x के बराबर होगा और या तो y माइनस एक्स के बराबर होगा। चलिए दोनों लेके देख लेते हैं। अगर y x के बराबर है तो बाई सम कंस्ट्रेंट जो दिया है वो हो जाएगा 2x स्क्वायर
इज इक्वल टू 8, सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब y अगर x के बराबर है और x है प्लस माइनस 2, इसका मतलब x की वैल्यू प्लस 2 भी हो सकती है, x की वैल्यू माइनस 2 भी हो सकती है, और y इस केस में x के बराबर है, तो जो y की वैल्यू होगी वही x की वैल्यू होगी। इसका मतलब y भी प्लस माइनस 2 ही रहेगा। और मेरे बच्चों x और y के जो साइन रहेंगे वो बिल्कुल सेम रहेंगे, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन आ रहा है आपके सामने ये तभी आ रहा है जब y और x बराबर होंगे। तो जब आप पहले ही लेके चले हैं कि y और x बराबर हैं, तो सॉल्यूशन के बाद भी y और x बराबर ही होने चाहिए। अब वो x की वैल्यू है प्लस माइनस 2, तो इसका मतलब इसके दो पेयर बनेंगे। अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू भी 2 होगी, और अगर x की वैल्यू माइनस 2 होगी तो y की वैल्यू भी माइनस 2 होगी। तो यहां पे सॉल्यूशन के दो पेयर बन सकते हैं। कौन कौन से? 2,2 और माइनस के 2, माइनस के 2। और समझ गए होंगे जो। फिर हमने सिमिलरली क्या किया, y की वैल्यू को कंसिडर किया माइनस x, कोई दिक्कत नहीं। जब y माइनस एक्स के बराबर होगा तो अगेन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ही, प्लस माइनस 2 ही सॉल्यूशन आएगा। तो y भी प्लस माइनस 2 ही रहेगा, लेकिन y प्लस माइनस 2 नहीं रहेगा, y रहेगा माइनस प्लस 2। मतलब क्यों? क्योंकि x और y के साइन अपोजिट रहने हैं। तो अगर इस बार x प्लस 2 है तो y को माइनस 2 होना पड़ेगा, और अगर x माइनस 2 है तो y को प्लस 2 होना पड़ेगा, अपोजिट साइन बनेंगे। तो चार पॉसिबल पेयर बने, 2 माइनस 2 ये पहले वाले के लिए, और 2 माइनस 2 और माइनस 2 ये दूसरे वाले के लिए। तो ये चारों पॉइंट ऐसे हैं जो नेसेसरी पॉइंट है, जो टेंजेंसी की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि किस पे मैक्सिमा मिलेगा, किस पे मिनिमा मिलेगा। चलिए अभी भी हम सेकंड ऑर्डर कंडीशन पे नहीं जा रहे हैं, यहीं से काम कर लेंगे। इतनी तो गारंटी है कि जो भी मिलना है, चाहे वो मैक्सिमा मिले चाहे वो मिनिमा मिले, वो मिलेगा इन्हीं चारों पॉइंट्स पर, क्योंकि ये नेसेसरी पॉइंट्स हैं ऑप्टिमा के। और नेसेसरी का मतलब ही ये होता है कि अगर कभी आपको ऑप्टिमा मिला तो इनमें से ही किसी पे ऑप्टिमा मिलेगा। नेसेसरी का मतलब ये नहीं होता कि यहीं पे ऑप्टिमा मिला है, नहीं, अगर जहां भी ऑप्टिमा मिलेगा वो इन्हीं में से एक पे मिलेगा। इन पे ऑप्टिमा मिलेगा ये जरूरी नहीं है। मतलब ऐसा कई बार हो जाता है कि जो नेसेसरी कंडीशन मुझे पॉइंट देती है उस पर ऑप्टिमा ना मिले, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जिस पॉइंट पे आपको ऑप्टिमा मिल रहा है वो नेसेसरी पॉइंट ना हो, ना पॉसिबल। नेसेसरी का तो मतलब ही ये होता है। तो अब हम क्या करते हैं, अब जो भी होना है इन चारों पॉइंट्स पे होता है। तो आप एक काम कर लो, आप इन चारों पॉइंट्स की वैल्यू फंक्शन में डालो और देखो क्या मिलेगा। तो 2 डाला, वैल्यू आई 12, माइनस 2 डाला, वैल्यू आई 12, 2 माइनस 2 डाला, वैल्यू आई माइनस के 12, माइनस 2 डाला, माइनस 12। तो ऑब्वियसली बात है 12 माइनस के 12 से बड़ा होता है, तो यहां पे आपको बड़ी वैल्यू मिल रही है तो यहां पे मैक्सिमा मिलेगा, यहां पे आपको छोटी वैल्यू मिल रही है यहां पे आपको मिनिमा मिलेगा। समझ गए? तो मैक्सिमा किस पे मिल रहा है? 2 पर। मिनिमा किस पे मिल रहा है? 2 माइनस 2 या फिर माइनस 2 पर, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की मिल रही है 12, किस किस पर? 2 माइनस 2। मिनिमम मिल रही है माइनस के 12 पर, किस किस पर? माइनस के 2 और 2 माइनस 2। बिल्कुल सिंपल। तो ऐसा पॉसिबल है बेटा। आगे चलते हैं, बिल्कुल सिंपल। अगला सवाल है, मैक्स और मिन करना है एक्स प्लस वाई को सब्जेक्ट टू सम टिपिकल कंस्ट्रेंट। बिल्कुल, मतलब टिपिकल मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ टिपिकल है, लेकिन थोड़ा बहुत सॉल्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, कितने सॉल्यूशन बनेंगे, ये सब मैथमेटिकल वर्क है। तो अगेन मेरे बच्चों सब वही चीजें, फंक्शन है एक्स प्लस वाई, इसको ऑप्टिमाइज करना है। कंस्ट्रेंट थोड़ा सा क्वाड्रेटिक टाइप का कंस्ट्रेंट ले लिया मैंने। तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन के बारे में बात करी। फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव 1, वाई के रेस्पेक्ट में भी 1। जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो 2x प्लस 3y बन जाएगा। समझ गए होंगे आप। जब इसी का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे वाई के रेस्पेक्ट में तो 3y प्लस 2x बन जाएगा। अगेन आप फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन लगाएंगे, बिल्कुल लगा दी, सारी वैल्यू पुट करो, एक रिलेशन आ गया ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि x इज इक्वल टू माइनस के 3y, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये कंस्ट्रेंट आया है, लेकिन ये तो रेशो आया है ना नेसेसरी कंडीशन का, तो इसको कंस्ट्रेंट को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और कंस्ट्रेंट क्या है? ये है।
चलिए, तो जैसे ही ये इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेगा तो मैं x की वैल्यू माइनस के 3y इस कंस्ट्रेंट में पुट कर देता हूं। तो ये मैंने कंस्ट्रेंट में पुट कर दी। मेरे बच्चों थोड़ा सा सोल्व करते हुए चले गए आप। मेरे y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1, है ना। y की वैल्यू प्लस माइनस 1, x की वैल्यू क्या आ रही है माइनस के 3y, x की वैल्यू क्या आ रही है माइनस के 3y। तो ऑब्वियसली दो केस बनेंगे। अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 3, ठीक है जी। और अगर y की वैल्यू माइनस 1 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो दो सॉल्यूशन हो गए, क्या माइनस के 3 1 क्योंकि x पहले लिखा जाता है, या फिर 3 और माइनस 1। तो दो फीजेबल पॉइंट हो गए या दो नेसेसरी पॉइंट हो गए, माइनस के 3 1 या फिर 3 माइनस 1। बस अब आपको इतना बताना है कि किस पे ज्यादा वैल्यू मिलेगी किस पे कम। तो फंक्शन में ये वैल्यू डालो, फंक्शन में ये वैल्यू डालो और देखो। तो एक जगह -2 मिल रहा है, एक जगह 2 मिल रहा है। ऑब्वियसली 2 बड़ा होता है -2 से, तो 3 -1 पर मैक्सिमा मिलेगा और -3 1 पर मिनिमा मिलेगा। दैट्स इट, ये लिख दिया आपके सामने। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है, मत घबराइए, बस कॉन्सेप्ट को समझिए। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, कैसे एप्लीकेबल होती है, क्यों स्लोप ऑफ द लेवल कर्व बराबर हो जाता है स्लोप ऑफ द कंस्ट्रेंट के, क्या कंस्ट्रेंट लीनियर होना जरूरी है, क्या ऑप्टिमम फंक्शन लीनियर होना जरूरी है, नहीं। फिलहाल एक कंस्ट्रेंट होना है और वो इक्वालिटी कंस्ट्रेंट होना है, चाहे हो किसी भी टाइप का। अगले सेक्शन में हो सकता है हम कंस्ट्रेंट बढ़ा लें, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब आगे चलते हैं और सॉल्यूशन टू द एंड ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि पार्ट 3। अब ये जो पार्ट 3 है ये सीधा आपका PYQ है ना। तो मैंने PYQ बस नाम नहीं दिया है, सीधा PYQ आया है। तो PYQ में अब देखिए अगेन उसने कोब डगलस यूटिलिटी फंक्शन ले लिया, थोड़ा पर्टिकुलर कर दिया इसको। कोब डगलस अभी बताया था ना, x टू द पावर अल्फा, y टू द पावर बीटा, साथ में a मल्टीपल भी होता है, उसमें नहीं था लेकिन a मल्टीपल भी होता है, दे दिया उसने। फिर एक उसने लीनियर कंस्ट्रेंट दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा कि इसको आप ऑप्टिमाइज करके दिखा दीजिए। तो क्या करोगे आप, ऑप्टिमम फंक्शन आपने लिख लिया, कंस्ट्रेंट आपने लिख लिया, ओके। इसका पार्शियल डेरिवेटिव करा विद रेस्पेक्ट टू x लिख दिया, पार्शियल डेरिवेटिव करा विद रेस्पेक्ट टू y लिख दिया, इन दोनों के पार्शियल करे लिख दिया, नेसेसरी कंडीशन लगा दी, बिल्कुल ठीक है। सोल्व करते हुए चले गए, ये रेशो आ गया। अब क्योंकि ये रेशो आया है तो इसको कंस्ट्रेंट में डालेंगे। कंस्ट्रेंट ये है, तो यहां से आपको सबसे पहले आपने y की वैल्यू कैलकुलेट करी, y को इस इक्वेशन में डालेंगे तो आपको x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो x स्टार आ गया 27/10, y स्टार आ गया 9/10। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। ओनली सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन ही एक आया है, तो जो भी मिलना है इसी पे मिलना है। अब क्योंकि वो खुद ही कह रहा है कि ऑप्टिमाइज करिए इसको, मैक्सिमाइज करिए यूटिलिटी फंक्शन को, तो ऑब्वियसली मुझे ये मैक्सिमाइज ही देगा। ये PYQ का है। अब एक बात बताओ बेटा, ये जो PYQ में क्वेश्चन आया हुआ है बिल्कुल कोब डगलस का मैंने सेम क्वेश्चन आपको पहले करवाया है, समझ गए। तो PYQ में कुछ बहुत बड़ा तूफानी काम नहीं आता है। अब समरी ऑफ द आंसर है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं सबके आंसर मैंने दिए हैं, है ना। अब की कुछ पॉइंट्स हैं, ये बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तो यहां तक जो मेरा सेक्शन है वो सेक्शन 18.1 खत्म होता है। अब 18.2 में नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है द लैग्रांजियन मल्टीप्लायर मेथड, है ना। बात करेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, कि क्या होता है, क्यों आप यूज करते हो, या सर जो ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक अभी आपने पढ़ाई ये ठीक ही थी, तो लैग्रांजियन मेथड या कोई भी मेथड आप क्यों नया इंट्रोड्यूस करा रहे हो, क्या बेनिफिट है, क्या लॉसेज है, और इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कि इसका इकोनॉमिकल एप्लीकेशन क्या है मेरे बच्चों। तो होप्स तो आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।